देशपांडे साहब, मैं आपसे जनाब विवेक साहब इसलिए पूछूं कि आज भी किरण रिजिजू पहुंचे एलओपी के ऑफिस, और वही बात कि भाई राहुल गांधी एक ही चीज कह रहे हैं कि संसद में आके बयान दे दें अमित शाह। ये तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब संसद में आके बयान दे दें, मामला खत्म। तो ये जो एक जो बेसिक इशू है, इसको कहीं ना कहीं साले, क्योंकि वो किरण रिजिजू एक मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो संसद चलाना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं चलाने दे। मैं थोड़ा आपसे इसलिए, क्योंकि अभी तक तो वो शुरू नहीं हुआ है जिसको वो संवाद बोल रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि वहां संवाद होगा कि संबोधन होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से वहां वन वे कम्युनिकेशन होगा, वहां कोई संवाद नहीं होगा, वो केवल संबोधन होगा, जैसे मन की बात करते हैं मोदी जी। दूसरा, क्या वहां पे लड़कियां अपने मन चाहा वस्त्र पहन के आ सकती हैं, जो उनके मन में करे, जो हमारा मन करे वो हम पहन के आए, या उनको वही जो आरएसएस के जो भी संस्थाएं हैं जो उनके मतलब जब कभी ना कभी कहीं ना कहीं हरदम ये करती रहती है कि ये पहनो, ये नहीं पहनो, ये करो, ये नहीं करो। और मैं एक चीज जरा और इसमें इसलिए पूछ ले रहा हूं कि जरा विवेक साहब ये भी बताइए, क्योंकि आज जब ये बात करना चाह रहे हैं जेनजी से, तो 15 साल की लड़की से माफी मंगवा के अगर मोदी जी ये बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बहुत जग जीत लिया है, तो इसको जो मैं जिस जेनजी को जानता हूं, जो अगल बगल जो दिख रहा है, मैं कोई उनसे बहुत ये और उनके बीच रहता हूं ये तो नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो इससे और गुस्सा है, ये अगेंस्ट गया है उनके। तो मैं लार्जर चीजें, एक तरफ पार्लियामेंट, एक तरफ ये संवाद केवल डैमेज कंट्रोल है कि कहीं ना कहीं से पूरी एक पीढ़ी आपके अगेंस्ट चली जा रही है। और तीसरी बात, ये जेनजी से संवाद से पहले आपको कुछ अपनी चीजें दुरुस्त करके देश को बताना होगा कि आप, ये जेनजी तो एक सोच है, एक विचारधारा भी है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है विवेक साहब? ये कितना सफल होगा ये आयोजन? जहाँ तक किरण किसी का जी हाँ, जहाँ तक किरण रिजिजू का सवाल है, ये पहले ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है जो खुद होकर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पर अटैक करने में सबसे आगे रहते हैं। मतलब एक वो दुबे है और ये है, मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम क्या है? अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में एक संवाद बनाया जाए, एक समन्वय बनाया जाए। लेकिन ये किरण रिजिजू है, ये सब झगड़ा करने में सबसे आगे रहते हैं। ये किस तरह के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है? और फिर ऊपर से जाके आउटरीच भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ आइए। अभी आप पार्लियामेंट में आपका खुद का कंडक्ट कैसा है, पहले ये तो देखिए। आप सबसे आगे रहते हैं अपोजिशन पर अटैक करने में, और बाद में फिर आप आउटरीच करते हैं। तो ये एकदम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जो बेसिक जिम्मेदारी है, उसके विपरीत काम करने वाले ये मिनिस्टर है। और फिर इनकी आउटरीच का कोई अर्थ नहीं है। और राहुल गांधी ने सही किया है, उनको स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि अमित शाह का स्टेटमेंट जब तक नहीं आता तब तक इस विषय पर कोई डिलिमिटेशन हो, चाहे दूसरा कोई एफसीआरए जो भी है, किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। पहले तो अमित शाह पार्लियामेंट में है, क्या हुआ है उनको? वो क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? कपड़े नए नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, और वहां खड़े हुए जो पत्रकार है, मतलब तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहने वाले, वो कह रहे हैं कि आज आप कुछ नया पहन के आए हैं, आप बहुत कुछ अच्छा नया पहन के आए हैं। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने इससे पहले भी पहना है, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं। पत्रकारों ने क्या करना चाहिए? पत्रकारों ने उनको रोक के सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप अपोजिशन के सवालों का जवाब कब देंगे? आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे? ये पूछना छोड़कर पत्रकार, तथाकथित पत्रकार पूछ रहे हैं आपने नया कपड़ा पहना है, क्या पहना है, वो पहना है। तो ये सारा पूरा जो पार्लियामेंट में जो कुछ भी चल रहा है, उससे स्पष्ट दिखाई सरकार बैकफुट पर है। वो सारे जो मोदी जी ने फ्रंट फुट पे आके कुछ वीडियोस बनाए, उस पे जो उनको बैकलैश मिला है, मतलब किसी ने सही लिखा था कि 1 मिलियन हिट्स मिले और 2 मिलियन गालियां मिली। तो ये सारा जो तथाकथित आउटरीच था नरेंद्र मोदी का युवाओं के प्रति, रोज रात को बैठकर वो रील बनाना, वो बैकफायर हो गया। और फिर वो सारी जो सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स है, उनको बताया गया
कि आप ये निकाल दीजिए, सारी जो गालियां है वो निकाल दीजिए। तो नरेंद्र मोदी का अपमान जो है वो बिल्कुल कहीं भी सोशल मीडिया पर उसका कोई ट्रेस न रहे, उसका कोई पीछे कुछ भी न छोड़ा जाए। पंडित नेहरू, अंबेडकर, हाँ, महात्मा गांधी, इनके बारे में कुछ भी लिखा जाए वो सोशल मीडिया पर कायम रह सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लिखा जाए तो उसको निकाल दीजिए। नरेंद्र मोदी, मार्क जुकरबर्ग जो है वो खुद नरेंद्र मोदी की माफी मांगे कि उनका जो वीडियो है वो क्यों 5 घंटे के लिए फेसबुक से उतारा गया था, सोशल मीडिया से निकाल दिया गया था। वो खुद माफी मांगे, मार्क जुकरबर्ग। लेकिन जब ट्रंप भारत को नरक का गड्ढा बताता है तो उससे माफी की मांग, भारत का जब अपमान होता है उससे माफी की मांग नहीं करती है। नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ तो माफी मांगो, लेकिन भारत का अपमान हुआ, हाँ कोई बात नहीं, उस पे क्या है, ट्रंप तो हमारे बॉस है, तो वो कुछ भी बोले तो चलता है। ये डरपोक लोग हैं, ये इनसे ज्यादा ताकतवर जब कोई सामने आ जाता है तो ये डर जाते हैं। जेन जी के साथ में वही हुआ, जब जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ तो ये डर गए, इनको समझ में नहीं आया, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कि भारत में 2 महीने के बाद इस तरह की कोई डेवलपमेंट होगी, इस तरह से भारत के युवा सड़कों पर आएंगे और नॉन वायलेंट एजिटेशन करेंगे, पीसफुल तरीके से। वो गाली गलौज का जाने दीजिए, गाली गलौज तो वो उनका बात करने का तरीका है, लेकिन मारपीट नहीं, क्यों कहीं कहीं भी नहीं। पटना में जो कुछ भी हुआ वो अपना अलग था, लेकिन जंतर मंतर में जो हुआ, जो अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुआ, वहां पर किसी भी तरह से कोई वायलेंस नहीं। बाकी भी भारत के शहरों में जो आंदोलन हुआ कहीं भी वायलेंस नहीं। ये इनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इनको कोई प्रोवोक करनी है, वायलेंस क्यों नहीं करता कोई, वायलेंस करेंगे तो फिर इनको मौका मिलता है। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हुआ इससे वो ज्यादा परेशान है। अगर वायलेंस होता तो इनको बहाना मिलता जस्टिफाई करने का, लेकिन वायलेंस न करते हुए भी जो जिस तरह से इन्होंने क्रैकडाउन किया, उसके चलते अमित शाह जो है आज वो सारे जो सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं उन सवालों से भाग रहे हैं, क्योंकि क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई, पेलेट गन्स क्यों इस्तेमाल किए आपने, बच्चों को वो जो कील लगाकर जो लठ थी उससे मारा क्यों, ये जो प्राइवेट गुंडे आपने लाए थे, आरएसएस, बीजेपी और वो बजरंग दल के लोग, ऐसा माना जाता है कि ये सारे आपने प्राइवेट गुंडे जो लाए थे वो किस कानून के तहत लाए थे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस प्राइवेट गुंडों को लेकर अपने ही देश के विद्यार्थियों को मारपीट कर रहे। इतने नालायक और नादान लोग हैं ये, इनको लाज शर्म नहीं है बिल्कुल कि आप प्राइवेट गुंडों को लेकर पुलिस, दिल्ली पुलिस बच्चियों को थप्पड़ मार रही है, मेल पुलिस बच्चियों के पीछे डंडा लगा रही है। ये इतने नालायक लोग आज जेनजी के साथ बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये गलत हुआ। जिस पुलिस अफसर ने किसी लड़की को चाटा मारा है उसके साथ सख्त कार्रवाई हो, क्या उनका काम नहीं है। केरला की इनके जो कोई एक 3rd क्लास आरएसएस का नेता है जो कह रहा है कि ये लड़कियां गैंगरेप के लायक है, मतलब ये संस्कार है आपके, संस्कार की बात करते हैं, क्या संस्कार, ये संस्कार दिया, ये बूढ़ा सा आदमी है वो, ऐसा नहीं कोई उनका जवान लड़का है सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहा है, ऐसा नहीं है। उनका मैच्योर आदमी है, एक बड़ा सीनियर लीडर है, वो कह रहा है कि ये गैंगरेप के लायक है। उसके खिलाफ मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया, आरएसएस ने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया। और वो जो अतुल लिमया है, जो माना जाता है कि शायद आने वाले समय में वो जो 2-4 नाम चल रहे हैं आरएसएस चीफ के, ये ऐसा आरएसएस चीफ बनेगा जो कह रहा है कि ये ग्रामर ऑफ अनार्की है और ये लोग एंटी नेशनल है, ये इनका आने वाले समय का लीडर है, वो भी बूढ़ा ही है। ये सारे बूढ़ों का राज चलता है, यहाँ जेनजी के लिए कोई स्कोप नहीं। आरएसएस में बहुत पहले से, अब ये बात अलग है कि जिन्होंने स्थापना की वो बहुत जल्दी बूढ़े होने से पहले ही उनका देहांत हो गया, बाकी आज तक सारे बूढ़े ही राज करते आए हैं आरएसएस। इनका जेनजी के साथ संबंध इतना ही है कि ये कैच देम यंग करते हैं, कि बच्चों को बिल्कुल बचपन से मतलब इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि इनको, इनकी जो फैमिली में बड़े पले जो बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं, मतलब ये मानते ही नहीं कि दुनिया में दूसरा कोई अच्छा विचार है जो इससे मेल नहीं खाता आरएसएस के विचारों से, और आरएसएस के विचारों को काटने वाले बहुत अच्छे विचार दुनिया में है, ये उनके जहन में कभी आता ही नहीं है। इनके फैमिलीज के जो बच्चे हैं
वो एक जैसा बात करते, तोते जैसी बात करते। आप देखिए, अब इनका कुछ-कुछ बातें ये सारे एक जैसी करते हैं। मतलब जो ऊपर से बताया जाता है, उसका पैरटिंग सिर्फ होता है। हम राजे हैं ऐसा कहते हैं। महाराष्ट्र में आप किसी भी आरएसएस वाले से, अरे आप अपने ही क्यों हाँकते हैं? क्योंकि हम राजे हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी एक एरिया के किसी युवा के साथ बात करिए, उससे पूछिए, वो कहेगा हम राजे हैं ना, हम किंग हैं। और कहीं आप दूसरे एरिया से किसी दूसरे अनकनेक्टेड किसी युवा से बात कीजिए, आदमी से बात कीजिए, उससे भी आपने वही सवाल पूछा तो वो कहते नहीं, नहीं, हम तो राजे हैं। मतलब ये एक ही इनका पूरा ऐसा ट्रेनिंग है, एक चालकानुवर्ती, ऐसा इनका ट्रेनिंग है। मतलब ये जो ऊपर से बताया जाएगा वो बिल्कुल मानना, और ये गोलवलकर ने लिख के रखा है। हमको ऐसे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं चाहिए, हमको वो लोग चाहिए जो हमारी बात मानेंगे। बिल्कुल इस तरह से इनका तो ये जनजी के साथ में क्या संवाद करेंगे? जिस संस्था ने ये ऑर्गेनाइज किया है वो एक एग्नोस्टिक संस्था है, ऐसा मुझे बताया गया। मतलब वो कोई आरएसएस वाली संस्था नहीं है। इन्होंने इस संस्था ने बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस के लिए इससे पहले भी बुलाया है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के संस्थाएं हैं। आरएसएस एक उनमें से एक है। आरएसएस ने खुद ऑर्गेनाइज ये नहीं किया है, जो भी है। लेकिन ये अभी जो संवाद वहां पे होने जाने वाला है वो क्या है? इनके ही लोग आएंगे। कौन आने वाला है? क्या जंतर मंतर में जो बच्चे गए थे, क्या उनको बुलाया गया है? आप में अगर हिम्मत है तो आप बुलाइए वहां के जो बच्चे हैं, वहां पर स्टेज पर जो बच्चे थे, वो जो लड़की है नेहा बोरा, उसको बुलाइए आपके जेनजी में, उनके सवालों के जवाब दीजिए। है हिम्मत आप में? तो ये सारे जो कैप्टिव ऑडियंस आप लाने वाले हैं वो आपके ही इकोसिस्टम से लाने वाले हैं। पटना के मेडिटेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसको बुलाइए, उनको बुलाइए। ये नहीं बुलाएंगे, उसमें से कोई इनमें दिखेगा नहीं। ये सारे वही बच्चे दिखेंगे जिनको इन्होंने बचपन से कैच देम यंग पॉलिसी के तहत ट्रेन किया है। और वो टेलर मेड सवाल रहेंगे, टेलर मेड उसके जवाब रहेंगे। आप देखिए सवाल जवाब जब इसकी चर्चा होगी और उसका जब रिपोर्ट आएगा, जब ये प्रोग्राम लाइव कहीं दिखाया जाएगा, उसमें पता चलेगा आपको कि बहुत ही कंड्यूसिव तरीके से उनके साथ में एक डायलॉग होगा, म्यूचुअली कंड्यूसिव। कहीं भी क्लैश वाला ये नहीं आएगा, मौका नहीं आएगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये जो डायलॉग है ये केवल एक दिखावा है, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जेनजी के साथ में वो कनेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये टॉप डाउन वाले लोग हैं। घर के बड़े बूढ़े जो कहेंगे वो लास्ट वर्ड होना चाहिए, ऐसा मानने वाले ये लोग हैं। और वही इनके, इसीलिए इनके युवा वही बात करते हैं जो मोहन भागवत करते हैं। इनका एक भी युवा स्वयं सेवक मोहन भागवत ने ये गलत कहा ऐसा नहीं कहेगा। वो यही हर बात मोहन भागवत की वो जस्टिफाई करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो इसमें डिफरेंसेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। और आपने शुरू में बहुत सही कहा कि आरएसएस अलग और राष्ट्र सेविका समिति अलग। जहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते, वो क्या जेनजी के साथ बात करेंगे? जेनजी का मतलब है सारे बच्चे बच्चियां एक ही साथ रहते हैं, एक ही भाषा में बात करते हैं, गालियां भी एक जैसी देते हैं। ये क्या टॉलरेट करेंगे? ये लड़कों के, लड़का स्वयंसेवक लड़के अलग रहते हैं और लड़कियां अलग रहती है इनकी। ये कभी फिक्स नहीं करते, क्योंकि इनको डर लगता है कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगी। डरते हैं, इनको अपने कैरेक्टर पे भरोसा नहीं है। और जब लड़कियां नहीं रहती तो होमोसेक्सुअलिटी के भी हमने उदाहरण देखे हैं, केरला का उदाहरण देखा है। ये संस्कृति की बात करते हैं, किस तरह की संस्कृति है आपके पास, क्या संस्कृति है आपके पास? तो ये सारा दिखावा है। वही इनका जेनजी के साथ, जो असली जेनजी है, जो सवाल पूछता है, बात तो कहते कि नहीं नहीं, इनके साथ में अफेक्शन के साथ बात करना जरूरी है, इनके साथ में डायलॉग करने की आवश्यकता है। तो करिए। इनका असली डर मैं आपको बताता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। इनका असली डर ये है कि इनके फैमिली से बहुत ज्यादा बच्चे उन प्रदर्शनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये इनका मुख्य डर है। इनके मिनिस्टर से लेके इनके एमएलए तक के बच्चे उसमें शामिल हुए, इससे ये डर रहे हैं कि हमारे ही बच्चे हमसे छिटक रहे हैं। इस डर से ये बहुत परेशान है। बाकी जो जनजी है, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड जो बच्चे हैं, दूसरे संगठनों से जुड़े बच्चे, उनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अभी इनकी समस्या ये है कि हमारे घर के बच्चे भी उसमें जा रहे हैं। तो ये जनरेशनल गैप जो इनके और इनके बच्चों में आ रहा है,
उसको एड्रेस करने की ये मशक्कत है। मुझे बिल्कुल खातिरी है इस बात की कि जो बच्चे उसमें शामिल होंगे, उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो जंतर मंतर के इसमें शामिल होंगे जो इनकी फैमिली के है, दूसरे नहीं, ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये अपने को रिलेवेंट रखने की एक कोशिश है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, जिसको कटिंग द आइस विद द यंग वो कहते हैं, युवाओं को प्रभावित ये करेगा ये चर्चा सत्र, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बात काफी आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ से युवा वापस आके नहीं नहीं मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सच सही है, अभिजीत दीप्ति कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तवज्जो देनी चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये तीर से निकला हुआ ये है, कमान से निकला हुआ तीर है और ये वापस नहीं आने वाला। जी।